स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उसके बाद लगातार ऐसे फैसले, ऐसे निर्णय लिए गए जिसने बीजेपी को, एनडीए को बहुत मजबूत किया। 2019 में उसका परिणाम दिखा जब 303 सीटें जीतती है बीजेपी और यह प्रचंड बहुमत था। लेकिन 2024 में बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती है, अकेले 240 सीट पर सिमटती है। हालांकि एनडीए के साथियों की वजह से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतरा हुआ वो चेहरा देखकर विपक्ष काफी खुश हुआ था और विपक्ष ने कहा था कि मोदी का तोड़ हमने निकाल लिया। लेकिन उसके बाद हरियाणा चुनाव हुए, चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, चुनाव हुए बिहार में, और नतीजे क्या आपको दिखे? एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ सत्ता में आती गई। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि वो चाहे हिंदुत्व की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर करना हो, एयर स्ट्राइक करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, हर काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड करते हुए नजर आए। तो जो हार्डकोर मास्टर पॉलिटिक्स है, पंकज जी, क्या उसका तोड़ विपक्ष निकाल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? रोहित, 2024 में जब बीजेपी हारी नहीं, मतलब कि जब पूर्ण बहुमत से कम आई ना सीटें, तो बीजेपी के वोटरों को बहुत बुरा लगा। और कुछ ऐसे भी वोटर थे जो चुनाव परिणाम के पहले तक ये आरएसएस बनाम बीजेपी, योगी बनाम अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी कर रहे थे ना, वो सारे लोग दुखी हो गए। उनमें से हो सकता है कुछ लोगों ने वोट न दिया हो इस खुशफहमी में कि 400 सीट तो आ ही रही है जी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये ऐसा नारा था ना जिसने बीजेपी के कई समर्थकों को आलसी बना दिया। और आलसी इसलिए बना दिया कि अरे 400 तो आ ही रहा है, मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने। यह हुआ था। दूसरी बात, नेताओं के बीच भी यह हुआ कि मोदी तो अब की बार 400 पार आ ही रहे हैं, पहले पड़ोस वाले छगन को हम समझा देते हैं, इसका औकात बता देते हैं। यह हुआ। मैंने देखा कि मोदी की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन जहां से मैं वोटर हूं वहां की मैं कहानी बताता हूं कि मोदी जी तो 400 ला ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत कूद रहा है, पवन सिंह के जरिए इस बार इसको हम सबक सिखा देंगे। और ऐसे सबक सिखाते सिखाते 244 पे आ गए। 240 पे। अब जब चुनाव परिणाम आया तो सबके लिए झटका था। अब पार्टी और संगठन के स्तर पे मैं बताता हूं बीजेपी क्या सोच रही थी। नेता हमारे पास है, नैरेटिव हमारे पास है, 400 तो अचीव कर लेंगे, संगठन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, खिंच जाता है मामला, चल जाता है। उसी आवेश में आकर जेपी नड्डा ने कह दिया कि आरएसएस से हम बड़े हो गए हैं और अब हमारे आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो संगठन सोचा कि अच्छा नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं घर पे। अब जब 240 का चुनाव परिणाम आया तो एक बार झटका सबके लिए था। उधर भी जो बोलने वाले परेशान कि यार नहीं बोलना चाहिए था, गलती से मतलब बोल दिए, वो गलत हो गया। उसके बाद संगठन में लोग, नेता भी परेशान, जो आपस में लड़ रहे थे ना वो भी परेशान और वोटर भी परेशान कि गलती हो गई अब। और उस गलती को सुधारा, शीर्ष नेतृत्व ने यह सुधारा कि आरएसएस के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक किया। नेताओं ने यह सुधारा कि नहीं बाबा, आपस में नहीं लड़ना, एक दूसरे को औकात बताते हुए पार्टी की औकात नीचे आ जाती है। और वोटर इसलिए एकजुट हुआ कि यार गलती हो गई, देखो वो झूठ मूठ का फर्जी आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और एक जगह नहीं, बार बार, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, वोटर ने बताया कि हमसे गलती हो गई। और संविधान वाली बात को लेकर तो तमाम ऐसी शख्सियत भी बोल रही हैं। जैसे अब आप पूर्व सीजीआई बीआर गवई को ही ले लीजिए, कल का ही उनका बयान है कि जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। ये सब तो बात रही कि प्रोपोगेंडा था, वो विपक्ष का चुनाव में चलता है, रणनीतियां अपनी अपनी होती हैं, उसका फायदा वो नहीं चला था रोहित, विपक्ष का प्रोपोगेंडा से ज्यादा अपनी कमजोरी थी।
और फिर जैसे ही हरियाणा चुनाव में योगी जी ने कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, सबका दिमाग झंझना के खुल गया कि यार वही तो मेरा सही सवाल है कि बीजेपी का या फिर मोदी की हार्डकोर पॉलिटिक्स के पॉइंटर्स क्या हैं जो उनको इतना हार्डकोर पॉलिटिशियन बना रहे हैं? नहीं, 3-4 चीजें अगर मुझे मेरे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि सफल है, तो सबसे पहला यह है कि बीजेपी का एक और वोटर था जो कि 20% था, हार्डकोर हिंदुत्व वाला। उसे थाम कर रखा मोदी ने। उसमें 5-10 ऐड किया देशभक्ति वाला, और 10% मोदी ने अपने पर्सनल करिश्मा और योजनाओं के जरिए जोड़ा। मैं जानता हूं ऐसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में ऐसे वोटरों को जो कि पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर नहीं, वो कहीं मायावती के वोटर थे, कहीं लालू थे, लेकिन क्या हुआ, मोदी हमको खाने के लिए दिया है, नमक कैसे कर लेंगे। ये मोदी हमको शौचालय, मेरी बहू बेटी जाती थी खेत में और बदमाश लोग देखता था, हमको ठीक नहीं लगता था, बाबू मेरा इज्जत बचाए, परिवार का इज्जत बचाए, कैसे गद्दारी कर लेंगे, ये बोलते हैं लोग। वो एक ने कहा कि हमको खिला रहा है। एक बुजुर्ग मिले मुझे बिहार चुनाव के दौरान जो कह रहे थे कि मेरा बेटा हमको घर से भगा दिया, मोदी में हमको बेटा की तरफ पाल रहा है, 1200 रुपया देता, उसी का मैं खाता हूं, मर जाएंगे लेकिन मोदी से गद्दारी नहीं करेंगे, ये बोलने वाले लोग थे। ऐसे लोग जो है ना योजना, वो हार्डकोर हिंदुत्व नहीं है, और वो ऐसा नहीं कि राष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं एहसान, और कि अरे हमको शौचालय बना के दे रहा है, मेरा मकान बना दिया, हमको खाने के लिए अनाज दे रहा है, हमको गैस सिलेंडर दे दिया, हमको बेटी का शादी करवाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना दे दिया। एक ऑटो चलाने वाले से मैं पूछ रहा था, बोटा बाबू हम 1000 रुपया जमा करते हैं और उतना ही पैसा मोदी देते हैं। अब वो ऑटो वाला इसलिए मोदी को हटने नहीं देगा क्योंकि मोदी हट गया तो इसकी बेटी की शादी कैसे होगी। तो ये भी 10% लोग हैं। तो कितना हुआ, 20% हिंदुत्व वाले, 10% राष्ट्रवाद वाले और 10% योजनाओं वाले। तो ये हो जाता है तो 30-35%। विपक्ष ये तोड़ क्यों नहीं निकाल पा रहा? विपक्ष कहां फेल हो रहा है? क्या वो हिंदुत्व वाली पिच पर गलत खेल रहा है या फिर विकास वाली? नहीं, एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं कि अभी फैज अहमद पटेल, ये अहमद पटेल के बेटे हैं, अभी उनका मैं बयान सुन रहा था, आज ही उनका बयान है। वो कह रहे थे कि लॉस्ट गांधी को हटाना पड़ेगा कांग्रेस के नेतृत्व पद से, तभी कांग्रेस का रिवाइवल संभव है। और द लॉस्ट गांधीज में उन्होंने कहा राहुल, प्रियंका एंड सोनिया। ये अहमद पटेल के बेटे बोल रहे हैं। अभी एक और जो बड़े नेता हैं राशिद अल्वी, उनका कल का बयान है, एक दिन पहले का बयान, कि शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदार है इसके रसातल में जाने का और कोई जिम्मेदार नहीं। इस वजह से कि कांग्रेस नेतृत्व अभी क्या कर रहा है पता है, क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं चुनाव नहीं जिता पा रहा हूं, तो अगर कोई क्षेत्रीय छत्रप मजबूत हो जाएगा तो फिर मेरी सुनेगा नहीं, तो वो हर राज्य में 2 आदमी को लड़ा के रख रहे हैं। हर राज्य में उन्होंने क्या किया, सुखविंदर सिंह सक्खू को बनाया मुख्यमंत्री और प्रतिभा पाटिल के परिवार को थोड़ा कर दिया कि आपको बनाएंगे, थोड़ा सा देखते रहिएगा, दोनों लड़ रहे हैं वहां पे। उसी तरह अब कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूत नेता थे, पंजाब में सब कुछ चलती थी उनको, लेकिन जानबूझ के सिद्धू से बुलवाया और झगड़ा करवाया और फिर हटवाया उनको। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, भूपेश बघेल और ये टीएससी देव छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, वो जानबूझ के 2 खेमा रखते हैं ताकि दोनों आपस में लड़ेंगे तभी तो मेरी सत्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं परफॉर्म करके तो दे नहीं पा रहा हूं। इसलिए कांग्रेस कमजोर हो रही है। और कांग्रेस के कमजोर होने का दूसरा कारण मैं बता रहा हूं आपको, जमीन संगठन खत्म। ये ट्विटर पे नैरेटिव फैला के, ट्रेंड करा के, सुप्रिया श्रीनेत, ये कौन है मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और ये पवन खेड़ा और सुरजेवाला और कन्हैया कुमार, इन सब का पता है, इन सब का अपने गांव में भी वोट न पड़े, इन लोग मुखिया का चुनाव नहीं जीते। नहीं, कई लोग तो चुनाव और ये सारे देश को चला रहे हैं। अरे सबकी जमानत जब्ती नेता है ये सब। और जो बेचारा सही में संघर्ष कर रहा है, जमीन पर सही में संघर्ष कर रहा है, उसको मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। ये स्थिति है।
आज जाके ये तो हमने डीके शिव कुमार जैसा नेता, आप शशि थरूर को अगर टाइम ना मिले 3 साल तक मिलने के लिए, तब आप शशि थरूर नहीं, हर पार्टी का, मैं आपको बता रहा हूं, हर पार्टी का मजबूत नेता मैं बता रहा हूं, शशि थरूर को समय नहीं मिला, डीके शिव कुमार समय मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। जरा सोच सकते हैं, ये सब आसपास मंडली बना के बैठे हुए हैं और डीके शिव कुमार जैसे नेता को टाइम नहीं मिल रहा है। सुखविंदर सिंह सख्खू समय लेने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका गांधी से मिलकर चले आए। बताइए, ये सब मुख्यमंत्री, भाई तुम किस चीज में इतना व्यस्त हो भाई? इससे बड़ा कौन नेता तुमसे मिलने आएगा? अच्छा, ऐसे ही एक बात कहीं याद आई पंकज जी कि प्रवक्ताओं का शायद कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मुलाकात थी शीर्ष नेतृत्व से। बिल्कुल। तो सभी प्रवक्ता गए, जयवीर शेरगिल तब हुआ करते थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो वहां पर पहुंचे और अच्छा बोलने वाले ये लोग, चाहे गौरव वल्लभ हों, जयवीर शेरगिल हों, पार्टी के लिहाज से सुप्रिया सुलेद भी आप कह सकते हैं कि स्टैंड रखती हैं अपना अच्छा। तो ये सब नेता गए मिलने के लिए, वहाँ राहुल गांधी से मुलाकात, जयवीर शेरगिल ये वाकया साझा कर रहे थे। तो राहुल गांधी से जयवीर शेरगिल ने पूछ लिया कि सर हम लोग पार्टी का पक्ष रखते हैं और कैसा आपको लगता है? तो जयवीर शेरगिल ने बताया कि राहुल गांधी ने जवाब दिया, अरे कोई मतलब नहीं मुझे न्यूज़ चैनल वाले से, ये प्रवक्ता वक्ता मैं नहीं मानता हूं। सोचिए कि जब नेताजी बयान दे के निकल जाते हैं अपने घर को, ये प्रवक्ता दिन भर आपको डिफेंड करते हैं सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक, यूट्यूब पर बैठ के, और आप उनको इस तरीके से रिप्लाई दे रहे हो कि मैं ये सब नहीं देखता, इनको मानता ही नहीं। मैं फर्क बताऊं एक, अमित शाह से कोई भी कार्यकर्ता मिल सकता है, अरे अमित शाह से तो हर वो व्यक्ति मिल सकता है जो कि काम की बात करने गया। जैसे मैं आपको उदाहरण के बारे में बता देता हूं कि बिहार में एक छोटा सा यूट्यूबर था, उसने एक सर्वे किया 10-12 सीटों को लेकर। अब अमित शाह को पता चल गया, हाँ सीमांचल की पता चल गया कि वो यूट्यूबर ये किया, उन्होंने बकायदा उसे बुलाया और उससे डिटेल में जानकारी ली, अमित शाह नोट कर रहे थे, और फिर अमित शाह खुद गए और वहां कैंप किया और फिर फीडबैक लिया कि ये जो यूट्यूबर था उसका फीडबैक सही था कि नहीं था। अब बताइए, अच्छा चुनाव के बाद छोड़िए, चुनाव के पहले तो हर कोई मेहनत कर लेता है, बोलेंगे। चुनाव के बाद अभी जो दिल्ली में बैठक थी ना, बम्पर जीत आ गई, कोई दिक्कत नहीं था, जश्न मनाते। हर कार्यकर्ता को, छोटे छोटे कार्यकर्ता को बुला के थैंक्स बोला कि आपने मेहनत की पराकाष्ठा की, आपने बहुत मेहनत किया, पर घमंड मत करना बाबू, ये मत समझना कि हमारी वजह से जीत हुई है, जहां कम वहां हम हैं, और इसी भाव से काम करना है। बिल्कुल, इसी से तो ये है वर्क कल्चर में फर्क। वही पंकज जी, इसी से खत्म करेंगे कि मास्टर पॉलिटिक्स का उदाहरण तो सब दिया जाता है, हार्डकोर आप बोल देते हो, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी देखी जाए। जैसे मैं अमित शाह के वाक्य के साथ ही खत्म करूंगा कि अमित शाह ने से जब पूछा गया इंटरव्यू में चुनाव के दौरान बिहार के कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो उन्होंने पूरी एक लंबी लिस्ट गिना दी। उन्होंने कहा कि 1550 पार्टियां देश में थी, 1551वीं हो गई, और 1550 पार्टियां अलग अलग जगह लड़ती हैं, वहां पर वो लड़ेंगे। बिहार में इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, सक्रिय रूप से इतनी लड़ रही हैं, इतने नामांकन हो रहे हैं, इतने कैंडिडेट बिहार में लड़ रहे हैं पूरे, और इस पार्टी से इतने कैंडिडेट उतर रहे हैं। मतलब जब उन्होंने, आप अगर उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो कहेंगे कि एक रणनीतिकार इसी तरीके से आपको हो सकता है कि रणनीति बनाए। नहीं, फिर आप उसको मास्टर पॉलिटिक्स से जोड़ लीजिए बीजेपी के, और फिर कहिए कि वोट चोरी हुआ है, तब फिर ये आपकी भ्रांतियां, आपकी गलतियां हैं। एक मैं बिहार चुनाव के दौरान बताऊं, मैं पटना में गया और वहां प्रभारी हैं नागेंद्र जी, उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने बोला प्रशांत किशोर फैक्टर शायद असर डाल सकता है। बोले कि उस पर रिएक्ट ही नहीं करना, यही उसकी मौत है। प्रशांत किशोर रोज इसलिए बोलता है ताकि बीजेपी का कोई नेता या फिर कोई गठबंधन का कोई नेता बोले, अगर कोई इस पर कोई रिस्पांस नहीं देगा तो प्रशांत किशोर 0 लाएगा, और वही हुआ। वो मीडिया में बोलता रहा, आए बाएं चकरा, ये हरा देंगे तो नीतीश 25 आएंगे, तो हम 50 लाएंगे, तो ये सब कुछ भी होता रहा, इन लोग शांत रहे, और सही में प्रशांत किशोर 0 हो गए। बिल्कुल, वो सब हमने देखा। बाकी थी उनकी, ठीक है पंकज जी, अब बाकी उसे मास्टर पॉलिटिक्स से जोड़िए या हार्डकोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स से जोड़िए या फिर राष्ट्रवाद से जोड़िए, लेकिन उसका तोड़ विपक्ष फिलहाल नहीं निकाल पाया। इस चर्चा का अगर निष्कर्ष यही निकाला जाए तो उसके कारण क्या रहे अलग अलग, जो पंकज जी ने साझा किए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी संगठन, आरएसएस संगठन जो रणनीति बनाता है उसको तोड़ क्यों नहीं पाता है विपक्ष? 2024 का एक वाक्य अगर छोड़ दिया जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार।
नमस्कार।